चलो नेक्स्ट हम लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट का एक बेसिक कंसेप्ट में लास्ट क्लास में किया था, विदाउट एनी प्रैक्टिकल, विदाउट एनी वर्किंग, ओनली थ्योरी और नॉलेजेबल पोर्शन, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का। आज जो कॉन्ट्रैक्ट का वर्किंग में स्टार्ट करना है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास आएगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट में बनेगा क्या, रिक्वायरमेंट क्या होगी। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना, जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होगा वो हमारे पास जो भी पेपर में आएगा वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब साइट पे कोई काम चल रहा है, बिल्डिंग, डैम, रोड, कुछ भी बन रही है, वटएवर, वो शायद आपको ये भी ना लिखे कि क्या बन रहा है, बट स्टिल कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास चल रहा है। उस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के हमारे पास दो पार्ट होंगे। पहले मेजर, या तो कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूरिंग द ईयर। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ, साइमल्टेनियसली खत्म भी हो गया। इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। या तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट यहां पर एट द एंड लिख देते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर। या तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। दोनों में से एक ही काम है, या तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं है। प्रैक्टिकल में जाने से पहले पहले इन सबको अच्छे से समझ लेना कि प्रैक्टिकल में सिर्फ फिगर लिखनी होंगी और 80-90% फिगर आपको क्वेश्चन में दे रखी होंगी, सिर्फ 3 से 4 आइटम कैलकुलेट करनी होती है, दैट्स ऑल। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, पी&एल याद करो आप, सिंपल पी&एल अकाउंट अपने माइंड में, पी&एल अकाउंट लेके आओ। डेबिट साइड में सारे खर्चे, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक और सेल, दो आइटम आती है। क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, सेल, या कोई अदर इनकम के नाम से कुछ होगा। परचेज रिटर्न कहाँ आती है? परचेज रिटर्न कभी भी डेबिट साइड में नहीं आती है। जब आपको पढ़ाया जाता है, बोला जाता है कि परचेज रिटर्न परचेज में से लेस करते हैं, नो, इसकी कोई एंट्री नहीं होती है। परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आती है। शो करने के लिए हम परचेज में से माइनस करके नेट परचेज दिखाते हैं। तो कोई पूछे तो परचेज रिटर्न कहां पर आती है? क्रेडिट साइड में। अब मेरी इच्छा है उसके बाद कि चाहे मैं परचेज रिटर्न को ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दूं या डेबिट साइड में, जो परचेज में से लेस करके दिखाएं। सेम सेल, सेल आपकी हमेशा क्रेडिट साइड में आएगी। अगर सेल रिटर्न है तो या तो सेल में से लेस करके दिखाओ या फिर डेबिट साइड में दिखाओ, वही बेसिक फंडामेंटल। तो पहले आपको देखा, अगर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमारे पास है और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमारे पास कंप्लीट हो गया है, क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, तो हम लोग यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्या यूज करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम लोगों को वर्ड यूज कर रहा है, मतलब हमारी सेल वैल्यू जो है क्या बनेगी? सेल वैल्यू हमारा क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कि कितने में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमारी सेल वैल्यू हो गई। मैंने 10 लाख का किसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि 10 लाख में आपकी बिल्डिंग बना दूंगा। पूरा ईयर एंड हो गया, मैंने 1 साल में ही बना दी, 8-10 महीने लगे और बना दी, तो ईयर एंड में मुझे क्या मिलेंगे? 10 लाख रुपए ले लूंगा ना, मेरा काम पूरा हो गया। सेल वैल्यू मेरे लिए, अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं अपने पास ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं, तो क्रेडिट साइड में बाय सेल वैल्यू कितने लिखेंगे? 10 लाख रुपीस, बट उसका नाम वहां पर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं उससे कैसे पैसे मांगूंगा? वो कहेगा काम तो कंप्लीट हुआ नहीं है आपका, तो काम कंप्लीट करोगे तो पैसे दूंगा मैं आपको। बट क्या सारा काम कंप्लीट होने के बाद ही पैसे मिलेंगे? नो, किया था ना हमने कि कुछ तो पैसे लेगा ना ये एंड पे वो। तो कुछ पैसे लेने के लिए मैं बोलूंगा कि सर मेरा 60% काम कंप्लीट हो चुका है। वो बोलेगा अभी कहां हुआ 60%, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो बहुत थोड़ा काम हुआ। तो हम किसको बुलाएंगे? वैल्यूअर को बुलाएंगे। उस वैल्यूअर का जो वर्किंग हुआ वो लिखेगा यहां पर वर्क इन प्रोसेस। पहले बात तो बोलेगा कंप्लीटेड नहीं है आपका, क्या है? वर्क इन प्रोसेस। उस वर्क इन प्रोसेस में वो 2 आइटम बताएगा हमारे को। कौन कौन सी बताओ, किसी को याद हो? एक तो बताएगा वर्क सर्टिफाइड और एक बताएगा वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड
तो पहली बात बड़ा फंडा क्लियर होना चाहिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड है तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं है तो क्रेडिट साइड में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं आएगा, क्या आएगा, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। और आपको मालूम है कि वर्क सर्टिफाइड का मतलब कॉन्ट्रैक्ट का इतने % काम कंप्लीट हो चुका है, तो वो सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट का उतने % लेंगे और उसमें कॉस्ट भी और प्रॉफिट भी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। बट वर्क अनसर्टिफाइड का पूरा क्या नाम था, कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड, इसका नाम ये था, कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड। काम हो चुका है, कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा हो चुका है, बट अभी तक सर्टिफाई नहीं हुआ, तो इसमें सिर्फ कॉस्ट ही कॉस्ट है। तो मैं एक बारी ये जो मैं अब लिख रहा हूं ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, एक इनटेंजिबल वे में आपको अपने आप याद रखना है कि इसके अंदर हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्लस, ये ना कहीं निकालना है ना बताना है, और इसके अंदर हमेशा क्या होता है, ओनली कॉस्ट। क्योंकि मुझे मालूम है क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखा क्रेडिट साइड में, आपने क्या वो बिक गया, अगर वो बिक जाता तो वो सेल बन जाता, सेल बनता तो मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों उसके अंदर है। अगर वो क्लोजिंग स्टॉक अभी बिका नहीं है, मेरे पास ही पड़ा हुआ, तो किस पे लिखेंगे, ऑन कॉस्ट लिखेंगे, सेम ही हो गया ना। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है फिर तो बिक गया पूरा का पूरा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों सेल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में आ गए। अगर मान लो वो कह रहा है कि भाई साहब आपका काम 60% कंप्लीट हुआ, 20% कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब बिकेगा कौन सा, जो सर्टिफाई हो चुका, तो उसमें आएगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और इसमें होगा सिर्फ कॉस्ट। ये कहीं निकालना नहीं है, सिर्फ किसी क्वेश्चन में याद रखने के लिए पता होना चाहिए कि इसमें सिर्फ कॉस्ट होती है और इसमें प्रॉफिट होता है। अब एक चीज बताओ, P&L बनाते हो आप लोग, याद करो +1 वाला P&L, बहुत सारी आइटम आप डेबिट साइड में लिखते हो, बहुत सारी आइटम आप क्रेडिट साइड में लिखते हो। आपका डेबिट साइड में नीचे टू नेट प्रॉफिट निकलता है, किस रीजन से निकलता है, किस वजह से निकलता है, कोई एक आइटम बताओ। अगर मैं बोलूं कि अदर इनकम कोई नहीं है, तो पूरे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको मालूम है हर आइटम ऑन कॉस्ट बेसिस लिखी होती है, चाहे वो डेबिट साइड में है चाहे क्रेडिट साइड में। सिर्फ एक आइटम, सेल्स, सेल वैल्यू पे लिखी होती है, और सेल का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, समझे। तो डेबिट साइड की सारी आइटमें ऑन कॉस्ट, क्रेडिट साइड में जितने भी आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे सब ऑन कॉस्ट, रिटर्न सारी ऑन कॉस्ट, सिर्फ एक सेल वैल्यू ऐसी लिखी होती है जो एक्चुअल में कॉस्ट पे नहीं है, तो वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे, वही जो प्रॉफिट उसमें ऐड ऑन हुआ होता है वही आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नीचे जाके डिफरेंस निकलता है टू नेट प्रॉफिट। अगर वो डिफरेंस कम जुड़ा हुआ है तो बाय नेट लॉस निकल आएगा, अगर वो ज्यादा जुड़ा हुआ है तो टू नेट प्रॉफिट निकला, और कोई रीजन नहीं है आपका नेट प्रॉफिट निकलना है। क्लियर। ऐसे +1 +2 भी नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, लिखा आपने, जब कॉस्ट के अंदर सेल के अंदर प्रॉफिट ऐड है तो दिखाते हैं क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा हो गई तो फिर प्रॉफिट निकल आएगा, इधर निकल आया तो लॉस निकल आएगा। उसका रीजन सिर्फ एक ही पॉइंट है आपका, सेल्स के लिए हम भाग रहे हैं, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। तो ये दो चीज रखनी है जब भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट आएगा, और ये बहुत रेयर कॉन्ट्रैक्ट आएंगे क्योंकि इट इज वेरी सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं होगा, जो सब कुछ करना होगा वो इसी के अंदर करना होगा, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड की बात करें या बात करें कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए मुझे दो आइटम चाहिए, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। फिर क्वेश्चन को आपने रीड करना है ध्यान से कि वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड अपने आप गिवन है या नहीं है, अगर नहीं गिवन है तो मेरे को फाइंड आउट करने हैं, और फाइंड आउट करते हुए भी चेक करना है कि फाइंड आउट करने की जरूरत भी है या नहीं है। हो जरूरी नहीं है वर्क सर्टिफाइड तो 100% होगा, वर्क अनसर्टिफाइड मैंडेटरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है वैल्यूअर आया और उसने पूरा काम जितना आपने कर रखा था पूरे कोई सर्टिफाई कर दिया, ₹1 का काम भी ऐसा नहीं छोड़ा जो अनसर्टिफाइड है, कोई डेट वेट भी नहीं दे रखी आपको क्वेश्चन के अंदर कि इस दिन आया उसके बाद भी काम हुआ, ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो मतलब जरूरी नहीं अनसर्टिफाइड होगा, पर क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के हमें अंडरस्टैंड करना है कि हो सकता है अनसर्टिफाइड हो सकता है अनसर्टिफाइड ना भी हो। पहला पार्ट तो यहां से पता लगेगा, उसके बाद सेकंड पार्ट हम लोगों को पता लगेगा जब हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्या बनाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए सबसे मेजर आपको पहले ध्यान रखना कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी, क्या क्या हम लोग वहां पर नोट करेंगे, कौन कौन सी आइटम कैसे नोट होगी, वो आपने स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है। मेजर जो है वो यही है कि हम लोग वो आइटम कैसे नोट करनी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ बहुत सिंपल वे में आपने करना है। सबसे पहले P&L अकाउंट ध्यान रखो,
P&L मतलब क्रेडिट साइड में सेल और क्लोजिंग स्टॉक, डेबिट साइड में सारे के सारे एक्सपेंस। कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर वो विद मटेरियल काम कर रहा है, मटेरियल मतलब सामान भी उसी का, लेबर भी उसी की, सब उसी गई, तो कॉन्ट्रैक्टर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे क्या क्या खर्चे करेगा? सबसे पहला खर्चा वो क्या करेगा? सबसे पहले आपका वही नॉर्मल पार्टिकुलर से लिखना है, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले वो खर्चेगा मटेरियल। मैं जो वर्ड लिख रहा हूं वर्ड्स को ध्यान रखना, टू मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या चाहिए हमें? टू मटेरियल कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब ओपनिंग मटेरियल कितना पड़ा था, परचेज कितना कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक में कितना है, सारा माइनस कर दे, नेट क्या बचेगा? टू मटेरियल कंज्यूम। तो वो मटेरियल को करने के लिए या तो मैं वर्ड लिख लू टू मटेरियल कंज्यूम्ड, या फिर मुझे वर्ड लिखना है टू मटेरियल ओपनिंग स्टॉक, अगर कोई दे रखा हो तो टू मटेरियल परचेज, और यहां लिखना है बाय मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक। ये तो आपके तीन आइटम कॉमन है। मैं इसके अलावा लिख देता हूं बाय टू इनकमिंग मटेरियल बाय आउट गोइंग मटेरियल। ये वर्ड कहीं लिखे नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है? ये वो वर्ड है जब 15 क्वेश्चन आपने कर लिए, 20 क्वेश्चन आपने कर लिए, 25 क्वेश्चन आपने कर लिए, या तो बुक में, स्कैनर में, टेस्ट में, या फिर पेपर में गए तो कुछ और ही नया मिल गया, ये तो कभी हमने आज तक नहीं किया। फिर वो पेपर देने के बाद आके टीचर से पूछोगे सर इसका क्या करना था, अरे ये तो ये था, ये करना था, तो टीचर को बात पता थी ना। तो क्यों ना ऐसा रूल, मैं हमेशा बता रहा हूं कि आपको ऐसा रूल आपको ही पता हो कि जो टीचर को पता होता है। तो क्या रूल है? किसी भी तरीके से उस साइट पे मटेरियल आएगा, मटेरियल आएगा मतलब खर्चा होगा। ये तो मैंने लिखा टू मटेरियल परचेज, आपको समझ आ गया। टू मटेरियल ओपनिंग स्टॉक, मैं लिख दूं मटेरियल रिसीव फ्रॉम साइट नंबर 2, मेरी साइट नंबर 1 चल रही है, लगा मटेरियल रिसीव फ्रॉम साइट नंबर 2, फिर आ गया ना मटेरियल। अब चाहे परचेज है, मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स, चाहे स्टोर से आया हो, तो मैंने एक वर्ड लिख दिया बाय इनकमिंग मटेरियल। साइट पे जब जब मटेरियल आएगा डेबिट होगा, जब जब साइट से मटेरियल जाएगा या क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। क्लियर है? अब जब क्रेडिट साइड में आएगा हमारे पास, जाएगा कैसे? जैसे मैंने बोला बाय ट्रांसफर टू साइट 2, मेरा साइट 1 है, बाय ट्रांसफर टू साइट 2, रिटर्न टू स्टोर, मटेरियल रिटर्न, कुछ भी कहीं पर भी, तो आपको जब जब लगे मटेरियल आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट। ये जो मैंने दोनों वर्ड लिखे है ना, एक चीज आपको और मैं ब्लैक से लिख रहा हूं और ब्लू से आपको बना रहा हूं, ये ब्लैक जो है उस ब्लू का अल्टरनेट है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, इन दोनों में से अगर ये सारा ब्लैक हमने कर लिया, इवन ये पोर्शन, इवन ये पोर्शन, और इन दोनों आइटम में से कोई एक ही आएगा। समझ आ गया? मान लो क्वेश्चन में दे रखा है टू मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर और लिखा हुआ टू मटेरियल कंज्यूम्ड। मैं फिर बोल रहा हूं जितनी लाइनें मैं ध्यान से बोल रहा हूं, अगर वो लाइंस बच्चे को याद है तो 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, नहीं तो उसको पता ही नहीं हो क्या करके आएगा। अगर मटेरियल कंज्यूम्ड वर्ड आ गया तो इसका मतलब जहां जहां से आया, जहां जहां गया, क्लोजिंग बचा, नेट मैंने कितना यूज किया उसकी फिगर मुझे एक दे रखी है, उसके बाद मुझे कुछ भी मटेरियल के आइटम एंट्री नहीं करनी है। मटेरियल कंज्यूम्ड मेरा वर्ड यहां पर आ गया। 99 to 100% क्वेश्चन के अंदर आपको मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि मटेरियल कंज्यूम्ड दे दिया तो मेरा आधा क्वेश्चन तो यही खत्म हो जाता है। आधा मतलब तो मैं लिखवाऊंगा 1 2 3 4, ये एक आइटम है जो मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ऑलवेज मटेरियल के आइटम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट देंगे। रिसीव फ्रॉम स्टोर, रिसीव टू स्टोर, मटेरियल सेल, मटेरियल लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, मटेरियल रिटर्न, मटेरियल परचेज, मटेरियल ओपनिंग, कुछ ना कुछ मटेरियल की फिगर्स देंगे तो हमें मटेरियल लिखना है। और आपको सिर्फ एक लाइन पता है, इनकमिंग है तो डेबिट साइड, ओपनिंग है तो डेबिट साइड, मटेरियल जा रहा है तो क्रेडिट साइड, क्लोजिंग है तो क्रेडिट साइड। कहीं से आ रहा हो, कहीं जा रहा हो, ऑलवेज एक एंट्री हो। क्लियर? उसके बाद हमारे पास जब मटेरियल खत्म होगा तो मटेरियल के बाद एक अगला एक्सपेंस जो स्टार्ट होगा, टू
लेबर, टू लेबर। तो हम आपको कंफ्यूज करने के लिए लेबर के साथ यहां वर्ड लिखना नहीं चाहता, मैं यहां पर लिख देता हूं टू लेबर ड्यू, टू लेबर ड्यू। लेबर का कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता है, इको में ही पढ़ा होगा ना आपने, लेबर को हम लोग पेरिशेबल नेचर का उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, कभी लेबर का ओपनिंग क्लोजिंग कभी नहीं होता है। लेबर मतलब लेबर, एम्प्लॉय को, सैलरी, वर्कर, जो भी आपको वर्ड दे रखा हो। बट +1 +2 में आपको फाइनल अकाउंट के सम में एक सिखाते हैं, मान लो लेबर पेड 10,000 रुपीज, आउटस्टैंडिंग लेबर 2,000 रुपीज, तो क्या करोगे? लेबर पेड 10,000 रुपीज, लेबर आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग 2,000 रुपीज, 10,000 में ऐड कर देंगे। तो मैंने बोला ना +1 +2 का ट्रेडिंग अकाउंट, अगर मैं यहां पर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वर्ड लिखूं तो अननेसेसरली कंफ्यूजन होगी। तो कोई भी एक्सपेंस दे रखा होगा, अगर उसका आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड होगा तो आपको करना आता है, आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग ऐड करना है, ओपनिंग लेस करना है, प्रीपेड है तो क्लोजिंग ऐड करना, ओपनिंग लेस करना। तो वो जो ऐड लेस करते हो वैसे का वैसे में करना, अगर दे रखा होगा तो मैंने इसलिए सिर्फ वर्ड क्या लिखा यहाँ पर, टू लेबर ड्यू। बट याद है ना, वर्ड लिखा होगा टू लेबर 50,000 रुपए, टू लेबर 50,000 रुपए, नीचे आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 10,000 रुपीज। अब लेबर पेड है कि नहीं है, क्योंकि सिखाया गया ना, अगर ड्यू ही दे रखा हो तो फिर आउटस्टैंडिंग ऐड नहीं करते हैं, पता है ना, पेड हो तब ऐड करते हैं कि इतना पे कर दिया, इतना पे करना रह गया। बट यहां पर तो लेबर वर्ड लिखा हो 50,000 रुपए, लिखा हुआ ही नहीं है कि 10,000 रुपए जो ड्यू रह गया है ऊपर 50,000 पेड है या नहीं है। तो अलग अलग बच्चे की अलग अलग अजम्पशन हो सकती है। एक बच्चा अज्यूम कर रहा था सर लेबर ये ड्यू वाली है तो नीचे आउटस्टैंडिंग ऐड नहीं कर रहा है, एक कह रहा है नहीं ये लेबर पेड है तो ऐड कर रहा है। बट आप बुक्स में देखोगे 99% चाहे उस लेबर के साथ ड्यू वर्ड लिखा या नहीं लिखा वो ऐड कर ही रहा होगा, क्योंकि वो कह रहा है मेरे आउटस्टैंडिंग देने का पर्पज ही यही है कि ऊपर क्या है, लेबर ड्यू है। क्योंकि फाइनल अकाउंट का सम नहीं है जहां बच्चे का हम +1 का फंडामेंटल चेक कर रहे हैं कि इसको ये पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, कि ड्यू है तो ऐड नहीं होता है, पेड है तो ऐड होता है, यहाँ ऐसी कोई कहानी नहीं है। यहाँ हमारा पर्पज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करना, उसके अंदर एक लेबर वर्ड आ गया, आउटस्टैंडिंग है तो एडजस्ट कर देंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। मैंने लिखा नहीं उसके साथ, वो आएगा तो करेंगे तो नहीं करेंगे। टू मटेरियल हो गया, टू लेबर हो गया, तीसरा एक्सपेंस क्या होता है जनरली, ओवरहेड के नाम से, तो उसको वो कुछ भी लिख सकता है, टू अदर एक्सपेंस वट एवर, किसी भी नाम से हो। 3 नाम बताया मैंने, मटेरियल, लेबर और तीसरा अदर एक्सपेंस और ओवरहेड, कुछ भी दे दे वो आप, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टेब्लिशमेंट, ऑफिस, प्रोडक्शन, कुछ भी दे, सारे एक्सपेंस यहीं पर डेबिट होने, खर्चे डेबिट होने, पीएनएल ही बन रहा ना सिंपल। तो हमने क्या पीएनएल में क्या लिखा, टू ओपनिंग भी मटेरियल का यहीं पर ही आ गया, तो खर्चा यहाँ पर लेबर, ओवरहेड, सारे एक्सपेंस। और ये ट्रेडिंग पीएनएल नहीं है कि ट्रेडिंग अलग जीपी निकालना है, एनपी निकालना है, नो, एक के अंदर ही निकालना है जो भी निकालना है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है डेप्रिसिएशन। क्या आता है हमारे पास, डेप्रिसिएशन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन हमें कैसे चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना है, आपको क्वेश्चन के अंदर प्लांट, मशीनरी, एसेट, जो भी फिक्स्ड एसेट दे रखी होगी, कुछ ना कुछ फिक्स्ड एसेट हमें गिवन होगी। अब ध्यान से रखना मैं क्या लिख रहा हूं, पहले मैं ब्लू से ही लिख रहा हूं, आपको वर्ड चाहिए एक्चुअल में टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। वो फिक्स्ड एसेट्स कुछ भी हो सकती है, प्लांट, मशीनरी, ट्रैक्टर, बस, मशीन, कुछ भी हो सकता है। डेप्शन वर्ड चाहिए। क्वेश्चन के अंदर आपको डेप्शन का दे रखा होगा, रिटर्न ऑन वैल्यू, स्टेलर मेथड, स्क्रैप वैल्यू, जो +1 में आप डेप्शन कैलकुलेट करते हो, नथिंग एल्स, सिंपल डेप्शन कैलकुलेट करना और डेबिट साइड में लिख देना। कई बार वो आपको डेप्रिसिएशन नहीं देगा, एसेट का ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा होगा, टू फिक्स्ड एसेट्स इशूड और परचेज्ड, कुछ भी, कि फिक्स एसेट्स इस बड़ी प्लांट पे हमने 5 लाख का इशू किया, साइमल्टेनियसली आपको बोलेगा बाय क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब 5 लाख का एसेट था, डेप्शन के लिए बोला हुआ आपको, बोला एसेट इशू किया 5 लाख रुपए का, बच्चे ने दिया टू प्लांट इशू 5 लाख रुपए का, फिर लिखा हुआ उसके ऊपर डेप्शन टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, तो कितना, 50,000 रुपए। बता रहा हूं मैं भी आपको लिखने के बाद 1 2 3 4 पॉइंट लिखूंगा, किस किस पॉइंट को आपने ध्यान से पढ़ना है
और 99% उसी पॉइंट में आप प्रॉब्लम करोगे ही करोगे, मेरे कहने के बाद भी करोगे। अब या तो मुझे डेप्शन ऑन प्लांट लिखना उस 5 लाख के और 50,000 रुपए, या मुझे लिखना है कि 5 लाख का प्लांट आया था, 50,000 रुपए कटने के बाद वो 4.5 लाख रुपए का बैलेंस बच गया। तो या तो मैं उसका ओपनिंग और क्लोजिंग लिख दूं, आया और बैलेंस लिख दूं, या फिर नेट अमाउंट क्या लिख दूं, डेप्रिसिएशन। तो जब भी कोई भी फिक्स एसेट्स की वो बात करेगा तो फिक्स एसेट्स के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना है इन दोनों में से, ये और का मतलब या तो ये आएगा या फिर ये दोनों आएंगे। क्लियर है? अब मान लो कभी भी आपको ऐसा हो सकता है तो इन दोनों आइटम में से या फिर डेप्शन ऑन प्लांट, ऐसे इन दोनों में से या फिर कोई एक। क्वेश्चन में कई बार सीधा लिखा आएगा टू डेप्शन ऑन प्लांट, उठा के लिख दो। किसी किसी क्वेश्चन में आके तंग करेगा, वो ओपनिंग वैल्यू दे रखी होगी, क्लोजिंग वैल्यू दे रखी होगी, कोई इशू नहीं, ओपनिंग लिख दोगे, क्लोजिंग लिख दोगे। किसी में सिर्फ डेप्शन दे रखा होगा, सिर्फ डेप्शन लिख देंगे। किसी में डेप्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या रखा होगा, वो लिख देंगे। किसी के अंदर आपको वो डेप्शन भी कैलकुलेट करने के लिए और क्लोजिंग वैल्यू भी दे रखी होगी। प्रॉब्लम तब आएगी जब इन दोनों में से एक आइटम भी दे रखी होगी और साथ में ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। जिस जिस बच्चे का फंडामेंटल क्लियर होगा कि मेरे को ये लिखना है या फिर ये दोनों लिखने हैं, वो तो ठीक है। जिसको दिखा कि फर्नीचर ऑन फिक्स परचेज आ गया, या ऐसे इकट्ठा लिखा हुआ नहीं आएगा दो आइटम, वहां तो पूरी स्टेटमेंट आएगी, वो भी इंग्लिश में आएगी, 15-20 लाइन होंगी इंग्लिश की। चौथी लाइन में लिखा हुआ था प्लांट इशूड 10 लाख रुपीज, टू प्लांट इशूड 10 लाख रुपीज, क्योंकि सारी आइटम उतारते जाएंगे। लास्ट पैराग्राफ के सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ था डेप्शन ऑन प्लांट 10%। चला ये तो भूल गया मैंने, ऊपर प्लांट इशू भी लिखा, अच्छा डेप्शन भी है, देखा प्लांट की वैल्यू कितनी 10 लाख, 10% कैलकुलेट के नीचे 1 लाख भी लिख दिया, और जब ऊपर से टोटल मारा तो 10 लाख भी उसके अंदर आ रहा है, 1 लाख भी उसके अंदर आ रहा है, क्वेश्चन गलत। फिर दूसरा एक और प्रॉब्लम, अगर वो 10 लाख लिखा, नीचे अगला डेप्शन भी लिख दिया, फिर लगा यार ये डेप्शन माइनस के बाद 9 लाख का बचा भी तो है, क्रेडिट साइड में 9 लाख भी लिख दिया। सर ने फॉर्मेट में लिखवाया था टू डेप्शन ऑन फिक्स भी आएगा और ये दोनों भी आएंगे, ये रेड वाला तो पड़ा ही नहीं। जिन्होंने आज क्लास नहीं लगा रहे या फिर जिनको वैसे प्रॉब्लम आती है, फिर ये चीजें कन्वर्ट करने वाली है। ऑर्डर में कुछ भी मुश्किल नहीं है, 80-90% क्वेश्चन अंदर गिवन ही होगा सब कुछ, सिर्फ उतारना है, बट उतारना क्या है वो हम लोगों को देखना है। तो मैं अगर आपके लिए कुछ ना करूं, साथ साथ ही लिखता जाऊं, तो जो पहली आइटम आपको क्वेश्चन में तंग करेगी वो क्या होगी, मटेरियल। ये तंग करने का मतलब मेरे हिसाब से जहां पर आपको थोड़ा सा ट्विस्ट दे सकते हैं। दूसरी आइटम जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी, दैट विल बी डेप्रिसिएशन। क्लियर? मैंने ऊपर पहले ही वर्ड लिख दिया था टू अदर एक्सपेंस, तो इसका मतलब और किसी भी नेचर का कोई भी एक्सपेंस होगा सब यहीं पर ही आएगा। क्लियर? एक आपको याद होगा, वैसे मैं लिखना नहीं चाह रहा था इसके अंदर, बट फिर भी लिख देता हूं, एक सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पढ़ा था हमने, याद है? क्या था सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, किसी को याद हो? सारे काम तो खुद नहीं करता, कई बार वो थोड़ा सा काम आगे भी किसी को दे सकता है। बाय सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, मैं लिख दूं टू एनी एक्सपेंस और कॉस्ट। दुनिया के किसी भी नाम से दे रखी, आप 100 क्वेश्चन कर लो, 100 आपने पढ़ ली, उसके बाद भी पेपर में कुछ नया नाम से आ गया, तो मुझे एक ही लाइन का पता है, कुछ भी कॉस्ट, कोई भी एक्सपेंस, कोई भी खर्चा कहां पर आएगा, डेबिट साइड में आएगा, किसी भी नाम से होगा। क्लियर? अब आते हैं क्रेडिट साइड के अंदर। क्रेडिट साइड के अंदर जनरली मैंने बोला मटेरियल को ओपनिंग होगा तो क्लोजिंग हो सकता है, लिख लेंगे। फिक्स, ऐसा इनके सामने सामने नहीं लिखना, वो नॉर्मली बनाना, बट मैं इसके लिए सामने लिख रहा हूं ताकि आपको मैच हो जाए। अब क्रेडिट साइड में मेजर आइटम क्या आनी है, मटेरियल का क्लोजिंग आपने लिख लिया, प्लांट का क्लोजिंग होगा आपने लिख लिया, हो सकता है 1% मटेरियल सेल भी हो रहा हो, मटेरियल सेल भी हो सकता है। क्या मटेरियल सेल हो सकता है? यस, बाय सेल ऑफ मटेरियल, ऐसा भी लिख सकता है वो। एक बार छोटी सोच के देखो, जब वो बाय सेल ऑफ मटेरियल लिखेगा, 10,000 रुपए का मटेरियल था आया हुआ, जो कि उसको लगा कि हमारी साइट के लिए सुटेबल नहीं है, वो मटेरियल उसने, मैं इसको जरा नीचे लिख देता हूं, लिखना वैसे ऊपर ही है बट मैं इसको नीचे लिखता हूं अलग से। 10,000 रुपए का मटेरियल नॉट सुटेबल टू आवर साइट, वी हैव ट्रांसफर्ड और सेल द मटेरियल टू अदर साइट फॉर ₹11,000। 10,000 का हमारा आया हुआ था, बट हमने दूसरी की साइट को दे दिया, कितने में? 11,000। अब क्या लिखेंगे यहां पर, बाय मटेरियल सोल्ड,
उसमें प्रॉफिट भी हुआ ना, कितना, 1,000 रुपए का। क्या लिखेंगे यहां पर, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल। अगर लॉस होता तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल। तो एक आइटम अगर बाय चांस आए, और ये ध्यान रखना इन दोनों में से कोई एक ही होगी। ये मैंने मटेरियल वर्ड लिखा है, मटेरियल की जगह कुछ भी दे, कोई भी आइटम हमारे पास पड़ी, अगर हमने सेल कर दी तो क्रेडिट साइड में आएगी, प्रॉफिट हो गया तो उसका डेबिट में, लॉस हो गया तो क्रेडिट में। इसके बाद जो मेजर आइटम उनके पास क्रेडिट साइड में, दो आइटम बचे हैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आपके पास, और कुछ नहीं बचा हुआ। वो दो आइटम फॉर्मेट की जो हमें लिखनी है वो हमारे पास होगा, एक क्रेडिट साइड में और एक डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड की एक आइटम बाय, ध्यान से देखना अभी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्या आएगा, बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट उसी ईयर में कंप्लीट हो गया, यही हो गया ना, कंप्लीट हो गया। तो डेबिट साइड में अगर कुछ निकला तो टू नेट प्रॉफिट में नेट वर्ड हटा देता हूं, कहीं ट्रेडिंग अकाउंट वाला वर्ड लगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या निकल आएगा, कॉन्ट्रैक्ट से होने वाला प्रॉफिट। और अगर यहां बैलेंसिंग फिगर निकली तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या निकला ये, लॉस। और ये भी गारंटी है, या तो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा। और एक चीज की और गारंटी है, यही कंडीशन आएगी सिर्फ तभी जब कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज तो आ नहीं सकती। तो अगर कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट आया तो ऊपर में कोई चेंज नहीं है, देखो ऊपर 100% वही रहेगा, ऊपर तो चलता ही रहेगा सब। और ईयर एंड पे अगर आके आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो हमारी डेबिट क्रेडिट साइड में ये दो आइटम आए। अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर, अगर ये इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट है, देन अब हमारे पास क्या आइटम आएगी, हमारे पास आएगा बाय वर्क इन प्रोग्रेस। दो आइटम कौन कौन सी, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, ये आएंगे हमारे पास। और जैसे मैंने आपको ऊपर पहले ही बताया था, नंबर 1 आइटम क्या आपको ध्यान से पढ़नी है जब मटेरियल्स के बारे में बोला होगा, नंबर 2 डेप्शन के बारे में, नंबर 3 वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, इनका ध्यान रखना, नंबर 3। क्लियर। नंबर 4 पे लास्ट आइटम, अगर कंप्लीटेड होता तो प्रॉफिट एंड लॉस, अगर ये इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है तो एज पर AS 7B। कितने बच्चे जिन्होंने घर जाके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम खोले हो, देखो ना परसों से और इस क्लास में क्या डिफरेंस था। परसों इतना बड़ा लेक्चर दिया कि अकाउंटेंट आपके लिए क्या है, अब वो घर से मैं लर्न करने के लिए देता या अकाउंट्स वाला टीचर लर्न करने के लिए थे, अगली क्लास में 5 बच्चों ने लर्न किया, बाकी ने सर देखे ही नहीं, खोल लेते पढ़े थे। ऐसा अपने आप नहीं हुआ ना, कैसे सर मोटिवेशन कहां से आता है। अगर एक दिन मैंने आपको बता दिया कि अकाउंटेंट की आपके लिए क्या वैल्यू है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर बिना सोच समझे घर जाके खोल तो लेने थे कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कौन से, कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कोई 2 4 5 7 कुछ के तो नाम लर्न हो गए होते। ये जरूरी है कि कोई लर्न करने के लिए देगा तभी आपने करके आना है, तो ऑटोमेटिकली है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलो उसके बाद बोल रहे हैं हम लोगों को छोटा सा एक आइटम, कह रहा है कि मान लो अगर कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया फिर तो नो डाउट प्रॉफिट और लॉस। अगर मान लो कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ अभी और मैंने यहां डिफरेंस निकाला, यहां प्रॉफिट निकल आया, क्या निकला, प्रॉफिट, तो क्या प्रॉफिट मुझे P&L में ट्रांसफर कर लेना चाहिए, क्या प्रॉफिट P&L में ट्रांसफर कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एज पर कैश कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो लोग कहते हैं कि सर अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी कंटिजेंसी बाकी है कि पता नहीं आने वाले टाइम में प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, वो तो पूरा होने के बाद ही पता लगेगा। ठीक है अभी आपने काम किया, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग फेवरेबल चल रहा था,
अभी इनिशियल स्टेज पे आपकी कॉस्ट कम थी और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से वर्क सर्टिफाइड ज्यादा था, तो ऐसा हो गया। आगे सकता हो जाके उल्टा भी हो जाए, हो सकता है कुछ कोरोना प्रॉब्लम आ गई, ऐसा कुछ आ जाए, हो सकता है कुछ और मिस हैपनिंग हो जाए, हो सकता है अभी आपने जो काम किया वो आपने काम किया है फॉर एग्जांपल जन से लेके जून तक में, तो बहुत बढ़िया चल रहा था आपका काम को, मैं प्रैक्टिकली प्रॉब्लम बता रहा हूँ, जैसे हमारे कंस्ट्रक्शन क्लाइंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम बता रहा हूँ। जन से लेके जून तक का, मई तक का उनका काम बहुत बढ़िया चलता है, इवन नवंबर दिसंबर से लेके जन तक, इसमें जून तक का, जुलाई तक का। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर उनको लॉस ही लॉस होता है सिर्फ, क्यों? बारिश, काम ही नहीं होता, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, वर्किंग है, सब रुक गया। बट आपको लगता है कि उस टाइम पे मैं इंजीनियर्स की सैलरी जाएगी ना, जो लेबर आपने हायर कर रखी है सैलरी जाएगी, सारा ऑफिस स्टाफ सैलरी जाएगी, जो मटेरियल वहां पड़ा हुआ है बारिश में सारा भर गया, सोचो इतने बड़े बड़े गड्ढे खोद के रखते हैं वो लोग, उनमें सारा पानी भर गया, क्या करेंगे वो? निकालना पड़ेगा, उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो हो सकता है कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर रहे हो, वो ऐसा हो रहा है 31 मार्च तो हो गया, बट आने वाले अभी 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट और बाकी है। सर जो भी आपने किया उसमें तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट था, हो सकता है आने वाले टाइम में ये लॉस में कन्वर्ट हो जाए। बट ऐसा लॉस मेकिंग सारा कंसिडर नहीं करते हैं, तो उन्होंने सिंपल से कहा कि आपको सारा प्रॉफिट, लॉस अगर आपको हो जाता है, मैं पहले लिख दूं यहां पर, अगर बैलेंसिंग फिगर आपकी निकली लॉस, तो लॉस को आप इमीडिएटली, लॉस को इमीडिएटली आप लॉस में ट्रांसफर करो। अगर बैलेंसिंग फिगर निकला तो यहां लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और वहां क्या डालो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कहां डाल लो उसको, लॉस को। ये तो आपकी बैलेंसिंग फिगर है ये, क्योंकि हमने प्लस वन में भी पढ़ा है कि अगर हम लोगों को लॉस होता है तो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, प्रॉफिट है तो जब तक होना चाहे तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। और एएस एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने भी कहा कि अगर आपको यहां पर प्रॉफिट निकलता है तो वो प्रॉफिट आपका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, उसका नाम रखा इन्होंने टू नॉशनल प्रॉफिट, और कहा उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है आपने। एक आपने डिवाइड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और एक आपने करना है रिजर्व अकाउंट में। किसमें? रिजर्व अकाउंट में। कि आपकी जो बैलेंसिंग फिगर निकली है मेरी बैलेंसिंग फिगर थी, और या तो ये निकलेगी बैलेंसिंग फिगर या फिर ये निकलेगी। ये जो मैं बार बार ओवर लिखता हूं उसका रीजन यही है, या तो लॉस निकला होगा या प्रॉफिट। तो जो आपकी बैलेंसिंग फिगर निकली है एज पर उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। लॉस है तो सारा का सारा पिनल में ट्रांसफर कर दो, प्रॉफिट है तो सारा सारा पिनल में ट्रांसफर नहीं करना है, थोड़ा सा पिनल में ट्रांसफर कर लो, थोड़ा सा रिजर्व की तरीके से रख लो कि हो सकता है आने वाले टाइम में आपको जरूरत पड़ जाए, लॉस हो जाए, कुछ सेट ऑफ करने के लिए अवेलेबिलिटी। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या अमाउंट आएगा और रिजर्व में क्या अमाउंट आएगा, दैट विल बी आर फोर्थ कैलकुलेशन, कि अमाउंट हमारे पास कैसे आएंगे, और यहां पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खत्म हो जाएगा। ये फॉर्मेट है, 99% ये फॉर्मेट फॉलो होना है। चार ही आइटम कैलकुलेट करनी है, बाकी लाइनें इंग्लिश में लिखी आएंगे, वो आपके लिए 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकती है। अगर वो वर्डिंग आपको समझ आ गई तो बता दूं इस चार में से भी मुश्किल से एक या दो आइटम ही आएंगी कि जो आपको लगेगा हाँ इसमें कुछ कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन बड़ा, वर्क सर्टिफिकेट दे रखा, क्या कैलकुलेट करना था? कुछ भी नहीं। मेटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा था, क्या कैलकुलेट करना था? कुछ भी नहीं। डेप्थ ऑफ प्लांट दे रखा था क्वेश्चन में, क्या कैलकुलेट करना था? कुछ भी नहीं। इसका कैलकुलेट करने के लिए कि पी&एल में कितना अमाउंट आएगा, उस पी&एल के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें यहां पर क्या दे रखा है, फॉर्मूलाज दे रखे हैं कि इस बैलेंस के ऊपर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, जो अमाउंट निकलेगा वो अमाउंट आप कहां डाल देना, पी&एल में, और बाकी बच जाएगी बैलेंसिंग फिगर। तो सिर्फ मैं बोलूं तो आपको मेरे हिसाब से जहां पर वो आपको तंग कर सकते हैं, इवन करेंगे नहीं बट कर सकते हैं, तो वो सिर्फ चार ही आइटम है जहां जहां बच्चे मिस्टेक करते हैं जनरली, मटेरियल में, डेप्रिसिएशन में, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड में, और एक पी&एल का बैलेंस निकालने। तो इन चार में से भी हो सकता है कि 99% किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आए अगर उसका फंडा क्लियर है, इससे ऊपर कुछ नहीं। और 10 नंबर का कॉन्टैक्ट में सबको स्कैनर आ गए? कितने बच्चों ने स्कैनर खोल के भी देखे? मुझे बताएगा कि प्रोसेस में से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 10 का, और कॉन्ट्रैक्ट में से लेटेस्ट में 22 में कितने नंबर का क्वेश्चन आया कॉन्ट्रैक्ट में से? इसमें नहीं। मतलब मेरा कहने का पर्पस ये है, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर स्कैनर की कहानी भी बताई थी
कि वो हाथ में आया, उसको पी लो तसल्ली से। उस पीने का मतलब यह है कि उसके अंदर पहला जो पेज दे रखा ना, उसके अंदर सारी स्टेटिस्टिक्स बना के दे रखी है आपको, कब कब किस किस चैप्टर में से कितने कितने नंबर का कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्वेश्चन आ रहा है। तो जब आप पेपर की तैयारी करते हो, सर मेरे को तो ये वाला चैप्टर नहीं आता, ये वाला नहीं आता, ये वाला छोड़ दूं, ये हो नहीं रहा, आप स्कैनर देखो सबसे पहले। अगर आपको दिख रहा है उसमें से 10 नंबर का कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन है, तो एट एनी कॉस्ट आपको करना ही करना है, नो डाउट, छोड़ ही नहीं सकते। छोड़ने वाला 10 नंबर गए आपके। और करने के बाद भी लगा कि करना ही करना है, फिर उसके अंदर जाओ। उसके अंदर जाने के बाद मैंने बोला था लेटेस्ट क्वेश्चन पढ़ो, उसमें हेडिंग वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, ईयर वाइज नहीं दे रखे हैं। इसके अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। तो टॉपिक उठाओ, जैसे एब्सॉर्प्शन क्वेश्चन वाला लास्ट क्लास पढ़ा, कोई टॉपिक उठाओ, उस टॉपिक को देखने के बाद उसके अंदर जाओ और उसके अंदर ईयर्स पढ़ो पहले कि 2021 में क्या आया, 20 में क्या आया, 19 में क्या आया, और 7 में क्या आ रहा था, 5 में क्या आ रहा था, 99 में क्या आ रहा था। मैंने बोला कि लेटेस्ट पढ़ना है, टॉपिक उठाओ, टॉपिक के अंदर ईयर उठाओ, उसके बाद उसको एनालाइज करो, क्योंकि जो भी पेपर देने जाना ना आपको, उसका लास्ट 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 क्रक्स सिर्फ स्कैनर है। कितनी किताबें पढ़ लो, कितनी क्लासें लगा लो, कितने स्टडी मटेरियल करो, अल्टीमेटली आपको जो पेपर में आता है वो अटेम्प्ट कर। तो जो भी कंसंट्रेशन है, जो भी वर्किंग है, मैक्सिमम कुछ करो मत, ऐसे स्कैनर को खोल खोल के देखते रहो। कभी अगला पेज, इसमें से ये आता है, कभी ये चैप्टर है, कभी कितने पेज हैं, इसमें से आज तक 50 क्वेश्चन आ चुके हैं, इसमें से सिर्फ 15 क्वेश्चन आए हैं, कितने नंबर के आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं, मतलब कुछ आंसर नहीं करना। देखते 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 इतना एनालाइज हो जाएगा कि आपको पता चलेगा कौन सा चैप्टर करना चाहिए, कौन सा चैप्टर नहीं करना चाहिए। मैं पढ़ाते पढ़ाते क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन नोट कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आएगा। वो कहां से पता लगा? कितनी बार हो गया पढ़ाते पढ़ाते, कितनी बार हो गया स्कैनर देखते देखते, कितने एग्जाम क्वेश्चन देख लिए, तो आइडिया हो गया ना। तो जरूरी है वो टीचर ही बताएगा। अगर आप भी 10-15 बार अपना स्कैनर खोल लोगे, 10-15 बार उसको बार बार देख लोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि ये बार बार पेपर में आ रहा है, तो मतलब जब भी हम क्लास में करें तो क्या लिखेंगे इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन। तो यही तो बनेगा, और कोई अलग से तो बनने से रहा है। या मुझे कोई फोन तो आया नहीं कि इस बार ये इंपॉर्टेंट है, नो, जो बार बार आ रहा है मैंने भी स्कैनर में से एनालाइज कर रखा है, आपने भी अपना कर रखा। क्लियर? 10 नंबर का जनरली क्वेश्चन है, स्कैनर में से आपको कॉन्ट्रैक्ट में से 10 नंबर क्वेश्चन आएगा भी आएगा। यहां तक किसी को डाउट? क्लियर है? ये फॉर्मेट को आपने घर जाके, अभी मैं भेज दूंगा आप लोगों को, घर जाके बनाना है और सबने हाथ से लिख के ग्रुप पे सेंड करना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप देख के लिखो या अपने आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद लिखो। मेरा टारगेट एक बार लिखवाना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सर की फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, सामने ये रखो, उतारो, लिखो, टिक टिक टिक, भेज दिया, जान छूट गई। ठीक है? या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैंने आज घर पे अपने आप लिख के देखा, मैंने देख के लिखा, कल सुबह लिखा, कल शाम को लिखा, कल रात को आप लिख रहे हो बिना देखे हुए, अब आपको लगा मुझे फॉर्मेट आ गया, अब मुझे इसको भेज देना चाहिए। तो कम से कम वो पहली बारी में, दूसरी बारी में आपको जो पर्पस लिखवाने का, किसी भी टीचर का लिखवाने का जो पर्पस है, वो ये है कि आपको फॉर्मेट आ जाए। चाहे डर के मारे से एक बार तो लिखा ही होगा, जब हाथ से लिखोगे तो एक आधी आइटम तो आएगी, अगर 4 बार लिख लोगे तो आपको आती ही हो। क्लियर? इस फॉर्मेट के भी मैं बाहर कहीं नहीं जा रहा, और ये वाला फॉर्मूला भी मैं भी नहीं लिखवा रहा कि फॉर्मूला क्या लगता है। अभी हम जस्ट अपनी बुक में आते हैं, और मैंने आपको पहले बोला हमारी सी इंस्टीट्यूट की बुक है, ये हमारे पास कोई डीके गोयल या ऐसा कोई राइटर की बुक नहीं है कि पहले आराम आराम से एक एक क्वेश्चन बताएगा, कराएगा। यहां सीधा 1 to 1 क्वेश्चन नहीं आता है डायरेक्टली करने के, जो भी दे रखा होगा। लाइक क्वेश्चन नंबर, और जिस तरीके से मैं करा रहा हूं, और ये क्वेश्चन जो मैं 4 भी करा रहा हूं, भी आसान क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम क्वेश्चन है सीधा। ठीक है? जिस तरीके से मैं करा रहा हूं, अगर इसी तरीके से करोगे और फॉर्मेट को फॉलो करोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं पर क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था। और अगर इसको क्वेश्चन की तरह पढ़ोगे तो फिर ये बड़ा कुछ लिखा हुआ और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, फिर समझ से बाहर हो जाएगा। आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट आपके दिमाग में है, याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट हमारे दिमाग में है। या तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कुछ डेबिट होना है, या क्रेडिट होना है, या नोवेयर। नोवेयर मतलब मेरे को बहुत सारी आइटमें दे रखी हैं, तो मेरे को पहली लाइन से इवन यहां से मैंने शुरू करना है, यहां तक खत्म करना, ये तो रिक्वायर्ड है, यहां तक खत्म करना है। क्या निकालना है? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड, एंड नोशनल प्रॉफिट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट टिल द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। तो अगर मैं आपको बात करूं तो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या क्या निकालना है? एक नंबर 3, एक नंबर 4। ये ना बोलता बोलता सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का नोशनल प्रॉफिट निकालो, मुझे तो तब भी निकालने पड़ते। इसने बोला मटेरियल निकालो, इसने बोला डेप्शन निकालो, क्या मतलब वो निकालनी नहीं है? निकालनी तो है ना। पेपर में फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आया, बोले नेट प्रॉफिट निकालो, सर सिर्फ नेट प्रॉफिट निकालना आया,
जीपी नहीं निकालोगे, खर्चे नहीं निकालोगे, एड लेस एडजस्टमेंट नहीं करोगे, सब करनी पड़ेगी, सब पॉसिबिलिटी है। तो बोले ना बोले मतलब अपना टारगेट है पूरा का पूरा सम सॉल्व करना। तो मैं जितनी ऐड में पढ़ता जाऊंगा ना, अभी कुछ कुछ फॉर्मेट तो याद हो गया आप लोगों को, नहीं तो मैंने एक लॉजिक समझा दिया। डेबिट साइड में सारे खर्चे हैं और ओपनिंग स्टॉक है, इनकमिंग है। क्रेडिट साइड में आउटगोइंग है, क्लोजिंग स्टॉक है और सेल प्राइस है। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है तो वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। उसका डिफरेंस निकलेगा, क्रेडिट साइड में निकला तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड में निकला तो टू नोशनल प्रॉफिट, फिर बाद में दो पार्ट्स में डिवाइड। तो पूरी क्वेश्चन को रीड करते हुए मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा, आपको सिर्फ तीन चीज बतानी है, या तो ये डेबिट साइड आएगा, या ये क्रेडिट साइड आएगा, या नोवेयर, एनडब्ल्यू लिखते हैं, नोवेयर, कहीं पर ये नहीं आएगा, मतलब हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कहीं पर भी नहीं आएगा। अगर सोचो वहां से लेके लास्ट तक आपने सब कुछ बता दिया और आपको पता है कौन सी आइटम कहां पर आनी है, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जाके अगर आपने उतार दिया एज इट इज, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट, आपको कुछ करना ही नहीं है। पढ़ते हैं, देखो, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल परचेज कहां पर आएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, डेबिट। मटेरियल ड्रॉन फ्रॉम स्टोर्स, डेबिट। वेजेस, डेबिट। प्लांट इशूड, प्लांट इशूड को जब भी वर्ड आ जाए अभी मत लिखो, क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे प्लांट का क्लोजिंग आने वाला है या फिर डेप्रिसिएशन आने वाली है। तो आपके लिए मैं एक बार लिख देता हूं डेबिट, क्योंकि अभी हम वहां नहीं उतार रहे हैं, तो यहां उतारने के लिए लिख सकते हैं एक बार डेबिट, बट ऑप्शन आ गया तो यहां से काट देंगे इसको, ये नहीं आएगा। चार्जेबल एक्सपेंसेस, अपोर्शन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सोचना भी नहीं है क्या लिखे हुए हैं, क्यों लिखे हुए हैं, मतलब मैंने बोला सब एक्सपेंसेस डेबिट। ऐसा हो सकता है आपको तंग करने लिख दे, एक सुपरवाइजर है, जैसे सर्विस कॉस्टिंग में था, एक सुपरवाइजर है, उसकी सैलरी है 10,000 रुपीज, वो अपना 40% टाइम हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लगाता है। कितनी सैलरी लेंगे उसकी, 10,000 का 40%। ऐसे ऐसा बस घुमा के लिख सकते हो और कुछ नहीं करेगा आपके साथ, डेबिट। द कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर रुपीज 20 लाख, इसका मतलब ये क्या गिवन है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सीपी मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन है। एंड इट कमेंस्ड ऑन, डेट जो ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कई बार कॉन्ट्रैक्ट 9 महीने का हो रहा होगा। 9 महीने का इसलिए होगा, 1 अप्रैल को शुरू कर रहा होगा, 31 दिसंबर को क्लोजिंग वैल्यू पूछ रहा होगा आपसे, 31 मार्च को क्लोजिंग कर रहा होगा, 1 जून को शुरू कर रहा होगा, 1 जुलाई को शुरू कर रहा होगा, 1 अगस्त को शुरू कर रहा होगा, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई एक्सपेंस अगर मंथली बेसिस पे बांटना पड़ गया तो वहां दिक्कत आएगी, डेप्शन निकालनी पड़ गई हमारे को तो दिक्कत आएगी वो मंथ्स की, अदरवाइज जनरली पूरे साल का ही कॉन्ट्रैक्ट देता है। तो हम पढ़ लेते हैं, डेट साथ में पढ़नी है। 1 अप्रैल 2020, द वैल्यू ऑफ द वर्क कंप्लीटेड एंड सर्टिफाइड अप टू 28 February 2021 वाज रुपीज 13 लाख। तो अगर मैं इस लाइन को यहां तक पढ़ूं, द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड, कॉन्ट्रैक्टर ने काम कंप्लीट कर लिया और वैल्यूअर ने उसको सर्टिफाई कर दिया, बट कौन सी डेट को आया वो, 28 Feb को आया। कितना काम, 13 लाख रुपए। क्या दे रखा हमें ये 13 लाख रुपए, वर्क सर्टिफाइड, ऑफ विच रुपीज 10,40,000 वाज रिसीव्ड इन कैश। तो ये वर्क सर्टिफाइड कहां पर आएगा बताओ, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। किस साइड में आएगा, क्रेडिट साइड था ना, क्रेडिट साइड वर्क। और देखो वर्क सर्टिफाइड में लिखा दे रखा 13 लाख रुपए, क्वेश्चन ने पूछा क्या था उसने, क्या निकालो, वर्क सर्टिफाइड निकालो, निकालो क्या, दे तो रखा है, बट वो इंग्लिश की लाइन में दे रखा है ना, बच्चों की प्रॉब्लम तो निकालना ही है ना। तो 13 लाख का वर्क सर्टिफिकेट, जिसमें से 10,40,000 रुपए क्या हो गया, मिल भी गया, हम उसको लिखते हैं वर्ड सीआर, सीआर मतलब कैश रिसीव। ये कहां पर आएगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, कहां पर, नोवेयर। कहीं लिखा मैंने फॉर्मेट में, कहीं देखा आपने, कहीं वर्ड आया हो कैश रिसीव्ड, कहीं आया, नो। क्या हमारे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कभी कैश रिसीव्ड पेड आता है, नो। तो इसका मतलब कहीं नहीं। जिन बच्चों के कंसेप्ट थोड़े से भी वीक होते हैं यही प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं 10,40,000 भी ठोक ही देते हैं, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड कहीं ना कहीं ठोक देंगे, और फिर लास्ट में कहेंगे सर आंसर नहीं मिल रहा, देखना पता नहीं क्या, फिर मेरे से चेक करें, मिलूंगा ये क्यों लिखा है यहाँ पर, सर डेबिट साइड तो आपने तो कहा था ये 10,40,000 रुपए है, मैं क्यों लिखा यहाँ पर, पता नहीं क्यों लिखा। तो इसलिए बोलो छोटे छोटे फंडे अगर आप क्लियर होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। द बैलेंस बीइंग हैज हेल्ड बैक एज रिटेंशन मनी बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं एक बार लिख दूं फिर भी 2,60,000 रुपए बाकी रह गए ना, ये क्या है हमारे पास, रिटेंशन मनी। कहां पर आएगा ये, नोवेयर, चाहिए नहीं हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कहीं पर भी, जरूरत ही नहीं। द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड, ध्यान से पढ़ना, सब्सिक्वेंट टू द आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट बट
बिफोर 31st मार्च 2021 वाज 60,000। ये क्या है? कितना मुश्किल क्वेश्चन था ना। वर्क अनसर्टिफाइड कहां पर आएगा? क्वेश्चन था आपके पास, निकालो क्या? वर्क सर्टिफाइड, वर्क कितना मुश्किल था निकालना, यहां पर दे ही रखा ना। देयर वर ऑल्सो लेइंग ऑन द साइट मटेरियल ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपीज 1। ये क्या आगे बने? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कहां पर आएगा? ये मैं बोल रहा हूं क्रेडिट साइड, अगर आप साथ में करंट अकाउंट खोल रखा होता तो हम लिखते चले जाते, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। इट वाज एस्टिमेटेड दैट वैल्यू ऑफ प्लांट एज एट 31st मार्च 2021 वाज रुपीज 30,000। प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, कहां पर आएगा? अब मैंने यहां प्लांट का इशूड लिखा था और यहां प्लांट का क्लोजिंग बताया था ना मैंने भी आपको, तो कहीं डेप्शन के बारे में बोला उसने प्लांट के लिए? नो। तो आप चाहो तो अभी भी, आप चाहो तो ये दोनों वर्ड लिख सकते हो, प्लांट इशूड और प्लांट का क्लोजिंग। आप चाहो तो अभी भी क्या लिख सकते हो? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। दोनों का डिफरेंस करके यहां पर लिख सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्लांट का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा तो आपको ओपनिंग क्लोजिंग ही लिखना है, और डेप्शन दे रखा तो आपको डेप्शन लिखना है। जो आपका दिल करे बस दोनों में से कोई एक लिखना। आप देखो क्वेश्चन में कुछ बचा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड एंड नोशनल प्रॉफिट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट टिल द ईयर एंड। हर आइटम पे हमने चेक कर लिया। जो जो आइटम आपने जहां जहां बोली है ना, मटेरियल परचेज डेबिट, स्टोर इशूड डेबिट, वेजेस डेबिट, प्लांट डेबिट, चार्जेबल एक्सपेंस डेबिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट। क्रेडिट साइड में आए तो क्या क्या आएगा? बाय वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसा नहीं उसी के सामने लिखना था, डेबिट के आइटम में है, क्रेडिट के आइटम में है। तो वर्क इन प्रोसेस में दो चीजें, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। मटेरियल अनयूज्ड मतलब क्लोजिंग। नाम से कंफ्यूज मत हो ना, कुछ भी नाम वो लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लिखे, लाइन लिखे, अनश्योर्ड लिखे, एट साइट लिखे, तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक। और प्लांट लेस डेप्रिसिएशन या क्लोजिंग प्लांट वर्ड लिख देता, इतने का इशू किया था, इतना बाकी हमारे पास बचा। डेप्रिसिएशन से कंफ्यूज नहीं होना कि डेप्रिसिएशन वर्ड क्या लिखते हैं। प्लांट लेस डेप्रिसिएशन मतलब क्लोजिंग प्लांट की वैल्यू। क्लियर? आगे क्या बचेगा? बैलेंसिंग फिगर। और ये बैलेंसिंग फिगर क्या नाम था? नोशनल प्रॉफिट। अब ये देखो एग्जैक्टली जहां जहां जो जो वर्ड आपने लिखा हुआ था फॉर्मेट के अंदर अपनी अपनी जगह पे गया, पुट हुआ, और बैलेंसिंग फिगर नोशनल प्रॉफिट निकला यहां तक। ये पेपर में 10 मार्क्स का तो नहीं आएगा, बट अगर उससे छोटा क्वेश्चन आया, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ जाता है, तो उसमें 5 मार्क्स में देगा। 10 मार्क्स में जाने के लिए एक फॉर्मूला आपसे और लगवाएगा। वो फॉर्मूला क्या बचा हमारे पास? P&L और रिजर्व में कितना कितना अमाउंट इस नोशनल प्रॉफिट का डिवाइड होना चाहिए। ये इसी का डिवाइड हो रहा है ना, ये पता है ना, इसी का डिवाइड हो रहा है कि ये बैलेंसिंग फिगर इन दोनों में कैसे हम लोग डिवाइड करके लिखेंगे। यहां तक किसी को डाउट? क्लियर? डेबिट क्रेडिट पढ़ना है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर लेते हैं एज इट इज। ए कॉन्ट्रैक्टर प्रिपेयर्स हिज अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March every year. He commenced a contract on 1st July. अब देखो 1st जुलाई को शुरू किया और 31 मार्च को एंड करा। कितने महीने हो गए? 9 मंथ्स हो गए ना, जुलाई से लेके मार्च तक। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑन 31st मार्च 2021। मटेरियल इशूड कहां पर आएगा? वही डेबिट क्रेडिट, कुछ नहीं करना टिल टाइम तक, एंड तक कुछ नहीं करना आपको। डेबिट, वेजेस डेबिट, सैलरी टू फोरमैन डेबिट। A machine costing rupees 2,60,000 has been on the site for 146 days. Its working life is estimated 7 years and its final scrap value at 15,000. इस सारे में से क्या कैलकुलेट कर लोगे? डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे और उसको लिख देंगे डेबिट से। बताओ जरा कितने आगे डेप्रीसिएशन? कितने? 2,60,000 माइनस 15,000 डिवाइड बाय 7, फिर डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 146। निकला कितना है? एक बारी के लिए जो अभी आपने कैलकुलेट किया उस कैलकुलेट को यहां चेक कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन वर्ड में लिखा हो, चेक करो। उन्होंने मशीन लिखा 2,60,000, उसमें से 14,000 माइनस करके बाकी 2,46,000। तो या फिर नेट क्या लिख देंगे?
14,000 का डेप्रिसिएशन। समझ आ गई ना, दोनों में से कोई एक आइटम। अब सोच के देखो, जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया था उस फॉर्मेट की एक नंबर मैंने यहां पर भी डाला था, तो मतलब नंबर 2 की प्रॉब्लम इस बारी आई हुई थी, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना आया था, बट वो +1 का सिंपल डेप्रिसिएशन था। उनके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हो सकता है, बट हमारे हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना मतलब सिंपल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। चलो ये कर लेंगे सब बच्चे, प्रॉब्लम नहीं है। साइड लाइन के अंदर मैं लिख दिया डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना और डेबिट साइड पे आएगी। ए सुपरवाइजर हु इज पेड 8,000 per month has devoted 1/2 of his time to this contract. कितना अमाउंट आना चाहिए? 8,000 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 50%, क्योंकि हाफ टाइम लगाता है वो। यहां पर कितना अमाउंट आएगा? 36,000। कहां पर आएगा? मैं यहां कैलकुलेट करके यहां लिख रहा हूं। अगर आप अपना सम कर रहे होते तो साथ साथ कैलकुलेट करके यहां लिख रहे होते। क्लियर है? मटेरियल पहले लिख चुके हैं हम लोग, मटेरियल आ गया था। चलो, ऑल अदर एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस अमाउंट टू 1,36,500 डेबिट साइड। वेजेस लिख चुके हैं, सैलरी लिख चुके हैं। मैं ऊपर नीचे जाके एक बार टिक कर देता हूं, ताकि नीचे जब जाएंगे तो वेजेस आ चुकी है हमारी, सैलरी आ चुकी है, दोनों आ गए, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी आ गए। मटेरियल इन हैंड एट साइट cost rupees 35,400 as on 31st March 2021. Closing material credit side 35,400 rupees, 35,400 rupees. Clear? ध्यान से पढ़ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रुपीज 20 लाख कहां पर आएगा? कहीं पर नहीं आना, क्योंकि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कहीं पर नहीं आएगा। On 31st March 2021, 2/3 of the contract was complete. अब ध्यान से पढ़ना, ये मैं अगर बोलूं आपको एक इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एक टाइप के क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बीकॉम में, सीएमए में, सीएस में, एमकॉम, एमफिल, जितनी दुनिया की क्लासें होती हैं, उन जितनी क्लासों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर है। हर क्लास के हर सब्जेक्ट में जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में ये वाला क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इतना यूनिवर्सल क्वेश्चन है। तो समझ लो, अगर कुछ नहीं मिलना पेपर में उठा के देना है, चिपका दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा मुश्किल कुछ नहीं है, पढ़ने वाली चीज है। कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है, ध्यान से पढ़ना, कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड। द आर्किटेक्ट, जो वैल्यूअर आया, the architect issued certificate covering 50% of the contract price। अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कितना काम कंप्लीट हो चुका है? 2/3 का मतलब 66.67%। अब ध्यान से समझना, मैंने पिछली क्लास में बड़ा अच्छे से फंडा समझाया था वाला, इसी क्वेश्चन के लिए देर लगाई थी मैंने। कॉन्ट्रैक्टर काम कंप्लीट करके बैठा हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्टी से पैसे मांग रहा है, सर मेरा 66.67% काम कंप्लीट हो चुका है, आप मुझे मेरे 66.67% पैसे दे दो, या फिर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कितना रिटेंशन मनी रखना है वो रख के बाकी मेरे पैसे दे दो। कॉन्ट्रैक्टी कहता है भाई साहब मुझे नहीं लग रहा काम 66.67% कंप्लीट हुआ है। बोले काम करते हैं, किसको बुला लेते हैं? वैल्यूअर को। वैल्यूअर आया, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा सर देखो मेरे हिसाब से 66.67% काम कंप्लीट हो चुका है। कॉन्ट्रैक्टर कहता है वेट करो, वैल्यूअर कहता है वेट करो, अभी चेक कर लेते हैं। उसने अपना जो सिस्टम रूल रेगुलेशन अपने स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स लगाने थे उसने लगाए। उसने कहा नहीं सर 66.67% नहीं, कितने परसेंट काम कंप्लीट है? 50% काम अभी आपका ये कंप्लीट हुआ है। कितने परसेंट? 50%। इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर कह रहा था 66.67%, उसमें से 50% हो चुका है और 16.67% अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब बोल दूं तो वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। ये बात पक्की हो गई। कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है काम तो गड़बड़ हो गया। कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है मेरे हिसाब से कितनी कॉस्ट लग चुकी है? 66.67% की मैं कॉस्ट लगा चुका हूं, तो मेरे हिसाब से इतना काम भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट वैल्यूअर ने कहा नहीं सर 50% कंप्लीट है, इसका मतलब 50% तो वर्क सर्टिफाइड है।
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 50% तो आप पैसे ले सकते हो क्योंकि वो तो आपका वर्क सर्टिफाइड हो चुका है। बाकी 16.67% जो आपकी कॉस्ट लगी हुई है वो भी हम उसको सर्टिफाई नहीं कर रहे, वो कॉस्ट की कॉस्ट ही रहेगी और उसका नाम रहेगा वर्क अनसर्टिफाइड। इसलिए मैंने बोला था कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट अनसर्टिफाइड। तो उसने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, करते हैं एडजस्टमेंट। द कॉन्ट्रैक्टर हैड बीन पेड 7,50,000 ऑन अकाउंट, मतलब कैश रिसीव्ड कहां पर आएगा, नोवेयर, कहीं पर भी नहीं आएगा। कितना अमाउंट था ये वाला, 7,50,000 रुपए। उसके जाने के बाद कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को दे भी दिए। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड शो द नोशनल प्रॉफिट और लॉस एज ऑन 31 मार्च 2021। कह रहा बाकी आइटम निकाल दो। जब हमने बाकी आइटम अपनी कैलकुलेट की अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, अगर हम इसके आंसर में आते हैं तो देखो हम सब आइटम पे टिक कर चुके थे, बट मुझे लिखना था वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कितना कितना, वर्क सर्टिफाइड 50%। अमाउंट बताओ कितना होगा वर्क सर्टिफाइड का, सीधा सीधा किसका, 20 लाख का हो गया ना, 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था। तो मैंने बोला वर्क सर्टिफाइड तो हो गया सर 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 50%, 10 लाख रुपए। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, वर्क सर्टिफाइड तो आ गया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 50%। तो कुछ नहीं किया इन्होंने, वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट कैलकुलेट किया और कुछ किया हुआ है, मैं भी बताता हूं क्या किया हुआ है। यहां पर लिख दिया 10 लाख रुपए। अब क्या रह गया, वर्क अनसर्टिफाइड और नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट कुछ नहीं है, बैलेंस शीट वगैरह तो निकलनी है। तो वर्क अनसर्टिफाइड कितना होगा, वर्क अनसर्टिफाइड कितना होगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ किस आइटम के निकालने पे था, वर्क अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड में निकाल दिया और क्या निकाला था, वर्क अनसर्टिफाइड। अब वर्क अनसर्टिफाइड निकालने के लिए मैं यहां पर निकाल के बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको समझना, फिर मैं उसी क्वेश्चन में जाके समझाऊंगा। कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है सर मैं काम कंप्लीट कर चुका हूं 66.67%, वर्क कंप्लीट नहीं हुआ और मैं अपनी कॉस्ट भी लगा चुका हूं, कुछ ना कुछ कॉस्ट लगा चुका हूं। आप कह रहे हो सर वर्क सर्टिफाइड है कितना, 50%, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है, वो वैल्यू होती है। तो मुझे तो क्या चाहिए, वर्क अनसर्टिफाइड, कितनी वैल्यू है, 16.67%। तो मुझे बताओ 66.67% जब कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है कि मैं काम कर चुका हूं, तो इसकी वो कितनी कॉस्ट लगा चुका होगा, कितने अमाउंट में कॉस्ट लगा चुका, पता है। जो हम अपना ये क्वेश्चन कर रहे हैं उसी क्वेश्चन में गिवन था। कॉन्ट्रैक्टर कहता है सर मैंने ये सारे खर्चे कर दिए, कौन कौन से, मटेरियल, वेजेस, फोरमैन सैलरी, मशीनरी, सुपरवाइजर सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। उसमें से बच क्या क्या गया, एक मशीन की क्लोजिंग वैल्यू मैंने लिख ली है, मटेरियल क्लोजिंग बच गया। इसका मतलब ये बैलेंसिंग फिगर निकाली है, ये क्या लग चुकी है उसकी, आज तक की टोटल कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्टर कह रहा है मैंने ये सारे खर्चे किए, ये 2 क्लोजिंग बच गए, तो मेरी जेब से कितने पैसे लग चुके हैं, 10,49,000 रुपीज मेरी कॉस्ट आ चुकी है। कहीं से लिखा वर्क सर्टिफाइड, अभी तो कहीं लिखा। तो कितनी कॉस्ट बोल रहे हैं, 10,49,000। परसेंटेज में कितनी कमीशन बता रहा है, 66.67%। तो कह रहा था मेरा 66.67% कॉस्ट लग चुकी है, कौन बता रहा है, कॉन्ट्रैक्टर। और वो हमने बैलेंस फिगर निकाल के निकाला, कितना बना, 10,49,000। कुछ नहीं करा, देखो उसने क्वेश्चन में नीचे उतार दिया, टू वर्क कॉस्ट कितना, 10,49,000। उसके सामने 2 आइटम लिख दी, कौन कौन सी, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, और बाकी बच गया प्रॉफिट। ये दोनों ऊपर भी लिख सकता था, फिर आपको ये निकालना मुश्किल हो जाता, वर्किंग नोट बनाना पड़ता। तो ये क्वेश्चन का एक फॉर्मेट बना देते हैं कि जो आप 66.67% काम कर चुके हो उसकी कॉस्ट कितनी आ चुकी है, 10,49,000। कितना सिंपल यूनिटरी मेथड है। इसकी कॉस्ट कितनी आ चुकी है, 10,49,000। मुझे कितने की कॉस्ट चाहिए, 16.67% की। बनाओ यूनिटरी मेथड, क्या बनेगा, अगर 66.67 की कॉस्ट कितनी है, 10,49,000, तो मुझे किसकी चाहिए, 16.67 की कॉस्ट कितनी होगी,
10,49,000 डिवाइड बाय 66.67 मल्टीप्लाई बाय 16.67 कितना 262,289 जो भी आपके अप्रोक्स निकल आए। ये किसकी वैल्यू निकले मालूम है? वर्क अनसर्टिफाइड। सिर्फ और सिर्फ पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन ये वाला सिर्फ इसी कैलकुलेशन के ऊपर था। क्वेश्चन में जाओगे और 2,62,250 आपका कितना निकला 289। ये जो आपकी फ्रैक्शन निकल रही है 66.6666 करोगे 16.6666 करोगे तो आपकी वैल्यू एग्जैक्ट जो है वो निकल आएगा। अगर अपने कैलकुलेटर पे आप डालोगे 0.99 है तो मतलब अगर आपको बच्चा पूरा निकालना चाहे तो 10,49,000 एक्चुअल में डिवाइड बाय 66.666 पूरा अपने कैलकुलेटर पे भर लो मल्टीप्लाई बाय 16.666 अपने कैलकुलेटर पे भर लोगे तो आपको आएगा 262,249.9999। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये लिखोगे तब भी ठीक है, ये लिखोगे तब भी ठीक। अभी एफएम आपकी शुरू नहीं हुई है, जब आपकी एफएम शुरू होगी तो आपको पता लगेगा इस चीज की क्या वैल्यू होती है। दुनिया बदल जाती है इतने इतने में ही। अकाउंट्स वाले मैटर नहीं करते, टैक्स वाले मैटर नहीं करते, बट एफएम में सारी गेम इसी के ऊपर आनी है। ठीक है, क्लियर? ये वर्क अनसर्टिफाइड निकालने का यूनिवर्सल क्वेश्चन है जो मैंने आपको बोला कि हर बुक में मिलता है, हर जगह पर मिलता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को सिंपल कर रहा होता, ये नहीं लिखता मैं यहां पर बाय वर्क कॉस्ट। मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता था ये क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या थी। अगर मैं यहां नहीं लिखता और एक बच्चा यहां लिख देता वर्क सर्टिफाइड और लिख देता वर्क अनसर्टिफाइड और लिख देता बाय वर्क सर्टिफाइड 10 लाख रुपीज, क्योंकि तो मुझे पता है 10 लिख देगा। वर्क अनसर्टिफाइड फिर वो यहां कैसे निकालता? उसको नीचे वर्किंग नोट में जाना पड़ता। वर्किंग कॉस्ट के अंदर वो लिखता, वर्किंग नोट में जाके लिखता कि 66.67% कॉस्ट कितनी है, उसको ये सारे लिख के दिखाने पड़ते हैं वहां पर। ये सारे वो ऐड करता, ऊपर वाले ये दोनों पॉइंट लेस करता और वहां पर वैल्यू निकालता 10,49,000 वर्किंग नोट में। फिर वर्किंग नोट में आपका जॉब किया फिर वो कैलकुलेट करता। तो उन्होंने कहा कि बेटर तरीका यही है कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उसकी प्रेजेंटेशन या पेवली कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है किस चीज का निकालने का? वर्क अनसर्टिफाइड। मेरे हिसाब से शायद आप ये बुक पढ़ोगे या आप सारे स्कैनर के सारे वर्क अनसर्टिफाइड क्वेश्चन करोगे, आपको 2 ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं सिर्फ। एक जो हमने पिछला क्वेश्चन किया, इस डेट तक काम कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद ही तो बड़ा आसानी से आ गया वर्क सर्टिफाइड। एक और क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन में दे रखा होगा वर्क अनसर्टिफाइड, बड़ा सिंपल तरीके से दे रखा है। और टिपिकल तरीके से आज तक का सबसे टिपिकल क्वेश्चन वर्क अनसर्टिफाइड निकालने का यही है। जिसको समझ आ गया उसको पता लग गया कि सबसे टिपिकल मेरे को समझ आ चुका है। जिसको लग रहा है कि मेरे को अभी घर जाके पढ़ना, तो वो दोबारा देखोगे, दोबारा चेक करोगे, आप पता लगेगा हमें क्या दे रखा है। अब बच्चे इसमें गलती कहां पर करते हैं? गलती भी तो होती होगी ना, जब इतना आसान है तो। गलती यहां पर होती है कि जब वो ये वैल्यू निकाल लेते हैं ना, ये वाली, बच्चे मिस्टेक करते हैं यहां पर जिनके कंसेप्ट फंडामेंटल क्लियर नहीं होते हैं। जब वो ऐसा वर्किंग नोट बना रहे होते हैं तो यहां लिखते हैं वर्क कंप्लीटेड 16.66.67%। उसकी वैल्यू कितनी? 10,14,000 है। 50% वर्क सर्टिफिकेट की वैल्यू कितनी? 10 लाख। नीचे बाकी बचा हुआ ये करते हैं। अब इसके सोच के देखो ना, अब जब क्लास में कई बच्चे बेचारे चुन्नू मुन्नू टाइप के होते हैं, नहीं समझ आया, नहीं वर्किंग समझ आई, सर दिमाग ही नहीं चला और कुछ भी कराए तो कुछ भी, आपको लगता है कि ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया हो, आपने ऊपर सब कैलकुलेट किया हुआ सब कुछ, और लास्ट में ये कर रखा हो, कितने नंबर मिलने चाहिए 10 में से? कितने नंबर मिलने चाहिए? जो 15 तारीख से एक हड़ताल होने जा रही है ना, वो इसी बात पे होने जा रही है। फैकल्टीज आर फाइटिंग कि एक पॉइंट गलत होने के आपने 10 नंबर काट लिए, 0 दे दिया उसको, 8 नंबर दो, 7 नंबर दो। अगर ऐसे वो 8-7 नंबर देने लग गए ना, तो मेरे ख्याल से सीए का रिजल्ट 99.99% आएगा। क्योंकि सीए का बच्चा पढ़ के ही जाता है, कोई एक आधा परसेंट ही जो पढ़ के नहीं जाते, सब पढ़ के जाते हैं। अगर मान लो किसी बच्चे ने कर दिया और उसने 0 नंबर दे दिया और हम जैसे स्टाइल लेके खड़े हो जाए, मेरे बच्चे को तो फेल कर दिया, एक पॉइंट गलत था बस, ऊपर डेप्शन भी कैलकुलेट किया, ये भी कैलकुलेट किया, वो भी किया, क्या भाई ये नहीं किया, हमें लग रहा है 0 देना चाहिए, उसने 0 लिख दिया। सिर्फ इसी बात पे फाइट हो रही है कि स्टेप वाइज आने के बाद एक लाइन की छोटी सी गलती के आप पूरे नंबर कैसे काट सकते हो। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप क्या बोल दोगे कि मैं कोई एक कंपनी की रिटर्न फाइल कर रहा हूं, बस एक अमाउंट यहां का यहां लिखा गया, इज इट पॉसिबल? नो। तो उनको चार्टर्ड अकाउंटेंसी वो कह रहे इसके बाद कुछ है ही नहीं, 100% एक्यूरेसी है।
तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है उन चीजों की भी, बट वो केस टू केस बेस डिपेंड करता है। तो सबसे मेजर मिस्टेक ये करते हैं बच्चे, जो आपको वहां पर नहीं करनी है। अब याद करो, मैंने आपको बार बार वर्ड लिखवाया कि जब हम वर्क सर्टिफाइड लेते हैं उसके अंदर कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों होते हैं, वर्क अनसर्टिफाइड में सिर्फ कॉस्ट होती है। अगर मैंने ये लिखा, यहां पर वर्ड मैंने क्या लिखा, टोटल कॉस्ट, यहां पर क्या निकलना चाहिए, कॉस्ट, और यहां पर भी क्या लिखना चाहिए मुझे, कॉस्ट, बट 10 लाख के अंदर क्या है, तो मैं कैसे माइनस कर सकता हूं। इसीलिए मैं बार बार चिल्ला के लाइन बोल रहा था कि इनटेंजिबल आपको पता होना चाहिए कि मैं किसमें से क्या माइनस कर रहा हूं। ये मैं कह रहा हूं मेरी टोटल कॉस्ट आई है, उसमें से माइनस कर रहा हूं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो बाकी कॉस्ट कैसे बच सकता है। तो ये आपको कहीं पर भी करने की जरूरत नहीं है, सिंगल का सिंगल पॉइंट है, सिंगल ही क्वेश्चन। अगर सारी क्लासों की बुक्स उठा लोगे, हर बुक में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। आज बीकॉम में भी अगर बच्चा कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहा है, उसकी बीकॉम की बुक में भी सेम क्वेश्चन है। बीकॉम है, आपकी सीए, सीएम, सीएसए, सबके अंदर ही सेम क्वेश्चन। क्लियर? चलो, अभी इसने बोला कि सर नोशनल प्रॉफिट ही निकालना था, अभी भी इसने ये देखो इनका इस तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है, वही कर रखा ना। अगर 2/3 का कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट 10,49,000 है, तो 100 का कितना होगा, इतना होगा। फिर उस 100 के बजाय 16.67% का निकाल लिया, तो बाकी वैल्यू आपके पास निकला। आप अपने तरीके से लिखो, वैसे लिखो, जैसे दिल कर रहा हो वैसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को यहां तक डाउट अभी? क्लियर? चलो, इसमें इस बार बहुत कम कर दिया आपका, बट इतना काम आपको करना नहीं है, बहुत कुछ करना है हम लोगों को। ऊपर अब जब कोई एक नोशनल प्रॉफिट को 2 पार्ट्स में बांटने की बात कर रहा है, उस नोशनल प्रॉफिट को कैसे फॉर्मूले के बिहाफ पे में बांटना है, वो फॉर्मूले लिखवा रहा हूं आपको, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये फॉर्मूले आपको घर से फॉर्मूले और लिख रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में एक वो फॉर्मेट और एक ये फॉर्मूले। टाइम कितना हो गया? वो फॉर्मूले आपको नेक्स्ट क्लास में लिख के पहले डाल देने हैं और ये फॉर्मूलाज लर्न करके आने हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमारे पास अब कोई सिंगल इंडिविजुअल एक एक सम का एक टॉपिक आएगा, अदरवाइज नॉर्मल चलेगा और नॉर्मल वाले सम चलेंगे। तो जो आपका वो नोशनल प्रॉफिट निकला, अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम notional profit, amount transferred to profit and loss account from notional profit on the basis of following formulas. पहली कंडीशन है, if work certified less than 25% of contract price, मतलब 1/4, लेस देन 25% नहीं है। if work certified less than 25% of contract price, no amount will be transferred to profit and loss account, मतलब कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। नोशनल प्रॉफिट इज इक्वल टू रिजर्व, वही रिजर्व में चला जाएगा। क्लियर? क्या चेक करना उसके लिए? वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितने परसेंट है। सेकेंड कंडीशन, इफ वर्क सर्टिफाइड ग्रेटर देन और इक्वल टू 25%, मतलब 1/4, बट लेस देन
50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वर्क सर्टिफाइड कितना है? 25% या उससे ज्यादा है, बट 50% से कम है। तो पी एंड एल अमाउंट में कितना अमाउंट जाएगा? पी एंड एल अमाउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाना आपको, नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। हाँ जी, हाँ ये हमारे सबके अंदर क्या, CRWC जो भी आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हो, ठीक है, कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। अगर थर्ड, इफ वर्क सर्टिफाइड ग्रेटर देन और इक्वल टू 50% बट नॉट फुल्ली कंप्लीटेड, मतलब 100% कंप्लीट नहीं है। सेम का सेम फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला भी लर्न करना मुश्किल नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट इज इक्वल टू नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3, सिर्फ 1/3 की जगह पे 2/3 वर्ड यूज करना है बस, मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। इसे कंफ्यूज मत हो ना, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं सिर्फ, क्योंकि आप आगे जाके शॉर्ट फॉर्म यूज करना स्टार्ट कर। तो सिर्फ ने 2 फॉर्मूले पढ़े, 25% से कम हो तो करना ही नहीं है, तो अगर 25% से या उससे ज्यादा है बट 50% से कम है, तो जो आपका बैलेंस निकला हुआ है, ये बैलेंस निकला होता है ना, नेशनल प्रॉफिट का नाम दिया हमने, नेशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। अब आपको समझ आ गया क्यों हर क्वेश्चन के अंदर कैश रिसीव्ड वर्ड दे रखा होता है, क्योंकि वो यहां पर यूज होना है। तो कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड, और अगर 50% या उससे ज्यादा है बट फुल्ली कंप्लीट नहीं, क्योंकि फुल्ली कंप्लीट हो गया फिर तो हमें फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाएगा, वर्क सर्टिफिकेट आएगा ही नहीं, फिर तो डिफरेंस सीधा प्रॉफिट और लॉस में जाना है। तो अगर 50% या उससे ज्यादा है तो 1/3 की जगह पे सिर्फ वर्ड 2/3 याद करना है, बाकी फॉर्मूला सेम का सेम है। तो अगर मैं आपको बोलूं इससे जो नेक्स्ट सम आने वाला है वो इसका एक एक्सटेंशन है, उसमें जाने के लिए 100% श्योर पहले ही आपको आना चाहिए, और अगली क्लास में सब लोग अपने स्कैनर साथ लेके आना, क्योंकि इसमें सम इन्होंने हटा दिए हैं, तो स्कैनर में से कोई 2-4 सम मैं डायरेक्टली वहीं से कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आए हो, ठीक है। एक बार मैं देख लूंगा कि मई 22 में कौन सा एग्जाम आया, या इसी नवंबर 22 में भी अगर क्वेश्चन आया होगा तो वो भी क्लास में करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी वाला भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में 2 चीज आपको आनी चाहिए, मैं भी भेज देता हूँ ये वाली शीट आपको, एक आपको ये वाला फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट के बाद ये फॉर्मूले, और एक ये वाले क्वेश्चन का वर्किंग नोट, सिर्फ इसी क्वेश्चन का, ये स्पेशल यूनिक क्वेश्चन है, एज इट इज पेपर में आएगा तो एज इट इज ही आएगा। और बता दूं आज तक मेरे अपने 20 साल के रिकॉर्ड में मैंने आज तक ये परसेंटेज भी चेंज नहीं देखी किसी क्लास के, 66.67% और 50% चल भी यही रही है। अब कहीं दिख जाए तो बात अलग है, अदरवाइज मैंने अपने रिकॉर्ड में अभी तक कहीं देखी ही नहीं, परसेंटेज भी यही चलती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी दे सकता है वो, 70% कंप्लीट था बट उसने कहा कि 60 कंप्लीट हुआ है तो 10% की वैल्यू निकाल देंगे, बाकी बट इतना ही करना, क्लियर। तो ये वाला जैसे आपने पहले भी एक बार लिख के भेजे थे, वैसे इसको लिख के सब लोग अपना एक बार परसों क्लास से पहले एक बार भेज भी देना, और यहां तक वाइंड अप कर लेना। जो 2 क्वेश्चन कराए उनको कॉपी पे हाथ से उतार लेना, यहां तक करना कि नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो उन्हीं को समझ आएंगे जिनको ये टॉपिक आता है, क्योंकि अब नया कुछ नहीं आने वाला, एक नया फॉर्मूला हो रहा है ना, बट वो इसी पे ही बेस्ड है बस, और कुछ नहीं चाहिए।